मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स देखेंगे। हम लोग इसके पहले ये देखे थे कि कोलाइड्स क्या था और इसका तुलना हम लोग ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन से भी किए थे। तो ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइड्स दोनों कंप्लीट अलग अलग चीज़ थे। जैसे ट्रू सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस सिस्टम होता था, जबकि कोलाइड्स हमारे हेट्रोजीनियस सिस्टम होते हैं। तो जो टर्म हम लोग ट्रू सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं वो टर्म हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन में यूज नहीं करते। जैसे हम लोग ट्रू सॉल्यूशन को सॉल्यूशन कहते हैं तो कोलाइडल को हम लोग सोल कहेंगे। ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, तो यहाँ हम इसके स्थान पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम का उपयोग करते हैं। तो जैसे मान लो हम लोग ट्रू सॉल्यूशन से तुलना करते हैं तो ये कहते हैं कि द सब्सटेंस डिसॉल्व्ड, यानी ट्रू सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस, जो भी पदार्थ ये डिसॉल्व होते हैं उसको नाम देते हो क्या? ये हम लोग कहते थे, याद कीजिए, सॉल्यूट। तो यही कोलाइडल सोल में जो सब्सटेंस डिसॉल्व होंगे उसको हम लोग नाम देंगे, या ये याद रखिएगा, उसको कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। और ये सब्सटेंस जिस माध्यम में डिसॉल्व होते हैं उसको नाम देते थे क्या? डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में इसको क्या नाम देते थे? सॉल्वेंट कहते थे। तो ये होगा तुम्हारा कि द मीडियम इन विच इट इज डिसॉल्व्ड। ये जो होगा द मीडियम इन विच इट इज डिसॉल्व्ड या सब्सटेंस डिसॉल्व्ड, इसको देखो हम लोग नाम देते थे क्या? सॉल्वेंट कहेंगे। और कोलाइडल सोल में हम लोग सॉल्वेंट नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। ये हमारा क्या होगा? डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये मिलकर सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं तो हम लोग ये कहेंगे कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स मीडियम ये मिलकर क्या करेंगे? सोल का निर्माण करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक मान्यता ये होता है कि अगर शॉर्ट फॉर्म में SOLN इस तरह से अगर लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिक इंडिकेशन हो जाता है किसका? ट्रू सॉल्यूशन का इंडिकेशन हो जाता है। जबकि अगर हम लोग इसको इस तरह से SOL लिखते हैं तो ये इंडिकेशन हो जाएगा किसका? कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो इस तरह से लिखोगे तो इससे कोलाइडल सॉल्यूशन का बोध नहीं होता। ये यूज होता है किसके लिए? ट्रू सॉल्यूशन के लिए। कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए हम लोग इस तरह से SOL इसका हम लोग यूज करेंगे। तो अब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन में जब आगे बढ़ेंगे तो सॉल्यूट के जगह ये हम डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे और सॉल्वेंट के जगह हम लोग क्या नाम देंगे? डिस्पर्सन मीडियम यूज करेंगे। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन, इसको क्लासिफाई करने के अलग अलग आधार होते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन का पहला आधार होगा क्या? ये आधार बनाएंगे बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ये जो होंगे ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था के आधार पर ये हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। और इस तरह से इसको हम लोग 8 भाग में बांटते हैं। अगर मान लो ट्रू सॉल्यूशन होता है
तो इसका भी क्लासिफिकेशन हम लोग बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट भी हम लोग करते हैं। तो इस आधार पर ट्रू सॉल्यूशन को हम 9 भाग में बांटते हैं, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे 8 भाग में बांटते हैं। अब देखिए ये किस तरह से, ये मान लो ये हो गया डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा ये होगा डिस्पर्सन मीडियम, और इसका कुछ न कुछ नाम होगा, नेम, और ये हो जाएंगे क्या एग्जाम्पल। देखिए ये जो पार्ट है ये आपको नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना यहाँ से काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि ये पार्ट कंफ्यूज करेगा। एक तो ये होता है इसको पूछने का तरीका, मान लीजिए जैसे नाम दे दिया गया एरोसोल, ये कहे कि एरोसोल में बताइए कौन डिस्पर्स फेज है और कौन डिस्पर्स मीडियम है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोलाइडल का एग्जाम्पल दे दे और ये पूछ ले कि बताइए इसमें डिस्पर्सन फेज का ये स्टेट क्या है या डिस्पर्सन मीडियम का अवस्था क्या है। तो देखो सबसे पहला तो स्थिति ये होगा कि अगर मान लो डिस्पर्स्ड फेज हमारा सॉलिड स्टेट में हो और डिस्पर्सन मीडियम भी हमारा सॉलिड स्टेट में हो, तो इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम देते हैं हम लोग क्या, सॉलिड सोल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आप लिख सकते हो कलर्ड ग्लास, कलर्ड ग्लास या फिर जेम स्टोन्स। ये जेम स्टोन्स जैसे मान लो मूंगा हो गया, ये एमराल्ड्स हो गए, इस तरह के जो बहुकीमती जेम्स या स्टोन्स होते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, जेम स्टोन कहेंगे। ये सॉलिड सोल इसको कहते हैं। अब देखो इसको पूछता किस तरह से, जैसे मान लो ये कहे कि सॉलिड सोल में डिस्पर्सन मीडियम इसका अवस्था क्या होता है, या फिर इसके एग्जाम्पल को ले लें और ये कहे कि जैसे मान लो जेम स्टोन में एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ये मूंगा ले लेते हैं या फिर मोती ले लेते हैं। तो मूंगा में ये कहे कि बताइए ये किस तरह का सॉल्यूशन है, या फिर इसमें डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्सन मीडियम इसका अवस्था क्या होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक है। दूसरा ये हो सकता है कि चलो डिस्पर्स्ड फेज ये हमारा सॉलिड हो, लेकिन डिस्पर्सन मीडियम हमारा क्या हो, लिक्विड हो। तो इस तरह के जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं इसको सिर्फ नाम देते हैं क्या, सोल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल ले लो, ये होगा पेंट्स, जो हम लोग घरों में दीवालों पे यूज़ करते हैं। दूसरा होता है सेल के अंदर जो लिक्विड होते हैं, सेल फ्लूइड्स, या फिर मडी वाटर, ये जो होगा मडी वाटर, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। तीसरा ये होगा कि मान लो डिस्पर्स्ड फेज हमारा सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम हमारा क्या हो, गैस हो। तो इस तरह के जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं इसका नाम होता है एरोसोल कहते हैं। और इस एरोसोल का एग्जाम्पल होता है आपका क्या, स्मोक होता है, डस्ट होता है। अब देखो तीन तो स्थिति हो गया डिस्पर्स्ड फेज, तीनों होंगे क्या, सॉलिड। अब 3 बार हम लोग लिक्विड लेते हैं, मान लो एक बार हो गया डिस्पर्स्ड फेज हमारा क्या हो गया, लिक्विड, और डिस्पर्सन मीडियम हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉलिड। तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को जेल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, ये कहोगे चीज़ कहोगे, बटर होता है इसका एग्जाम्पल, और जेलीज होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। 5वां टाइप ये होगा कि डिस्पर्स्ड फेज हमारा लिक्विड होगा और डिस्पर्सन मीडियम
ये भी हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा। और इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इमल्सन कहते हैं, या हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या, पायस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है मिल्क होता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल ये भी ले सकते हो, ये होगा हेयर क्रीम। ये इमल्सन के एग्जाम्पल होते हैं। फिर ये हमारा फिर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होगा, और डिस्पर्सन मीडियम हमारा क्या होगा, गैस होगा। तो इसको भी हम लोग नाम देते हैं क्या, एरोसोल ही हम लोग कहेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है, ये होगा फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। देखो इसमें हम लोग आगे के टॉपिक में इमल्सन को भी क्या करते हैं, इनलार्ज करेंगे। इसमें ये देखेंगे इमल्सन दो तरह के होते हैं। ये जो होगा वाइल में जल का इमल्सन और जल में वाइल का इमल्सन, क्योंकि इमल्सन में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों हमारे क्या होंगे, ये लिक्विड होंगे। सातवां ये होगा कि अगर मान लो डिस्पर्स फेज हमारा गैस है और डिस्पर्सन मीडियम ये हमारा क्या होगा, सॉलिड होगा, तो इसका नाम होता है सॉलिड फोम कहते हैं। इस तरह के ये इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को, इसका एग्जाम्पल होगा प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन कहते हैं इसको, हिंदी में झावा पत्थर भी हम लोग कहते हैं। जब मान लो कोई पत्थर या ईंट इसमें अधिक टेम्परेचर के कारण ये काफ़ी कठोर हो जाता है और डिसेप्ड हो जाते हैं, उस तरह के पत्थर को भी हम लोग नाम देते हैं क्या, ये प्यूमिक स्टोन कहेंगे। दूसरा ये हो जाएगा फोम रबर, ये हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे क्या, फोम रबर। और तीसरा होगा, आठवां होगा कि डिस्पर्स्ड फेज हमारा गैस हो और डिस्पर्सन मीडियम हमारा क्या हो, लिक्विड हो, तो इसको सिर्फ हम लोग क्या कहते हैं, फोम कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रोथ हो जाएगा, झाग, विप्ड क्रीम हो जाएगा, ये होगा विप्ड क्रीम हो जाएगा, और ये साथ साथ सोप, लेदर, ये जो होंगे ये फोम के एग्जाम्पल होंगे। और ये कोलाइडल सॉल्यूशन संभव नहीं होगा जिसमें डिस्पर्स फेज भी हमारा गैस हो और साथ साथ डिस्पर्सन मीडियम ये भी हमारा गैस हो। इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होंगे। हाँ, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर सॉल्यूट हमारा गैसीय अवस्था में हो, सॉल्वेंट हमारा गैसीय अवस्था में हो, तो ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन हो सकता है। तो ट्रू सॉल्यूशन को हम लोग इस आधार पर 9 भाग में बांटते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग 8 भाग में बांटते हैं। अगर डिस्पर्स फेज गैसीय अवस्था में हो या डिस्पर्स फेज का मीडियम या अवस्था अगर गैस हो और डिस्पर्सन मीडियम इसका भी अवस्था गैस हो, तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण नहीं होगा। अब ये होता है कि ये तो हमारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब देखो डिस्पर्सन मीडियम हमारा क्या होता है, वाटर भी हो सकता है। अगर मान लो डिस्पर्सन मीडियम हमारा क्या हो, वाटर होता है, तो इसको नाम देते हैं या तो एक्वासोल कह सकते हो या फिर हाइड्रोसोल कह सकते हो। अगर मान लीजिए डिस्पर्सन मीडियम हमारा बेंजीन होता है तो इसको नाम दोगे क्या, बेंजोसोल कहोगे। अगर डिस्पर्सन मीडियम हमारा एल्कोहल होता है तो ये कहलाएगा एल्कोसोल कहलाएगा। और अगर मान लो डिस्पर्सन मीडियम हमारा गैस होता है तो इसको नाम देंगे क्या, एरोसोल कहेंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इफ डिस्पर्सन मीडियम इज, अगर मान लो वाटर हुआ तो इसको नाम दोगे हाइड्रोसोल या फिर इसको कहोगे क्या, एक्वासोल कहोगे। अगर मान लो बेंजीन है तो ये कहलाएगा क्या, बेंजोसोल कहलाएगा।
अगर मान लीजिए एल्कोहल है तो ये कहलाएगा क्या, एल्कोसोल कहलाएगा। और अगर मान लो हमारा क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम अगर गैस होता है तो ये कहलाएगा क्या, एरोसोल कहलाएगा। अब मान लीजिए अगर लिक्विड अवस्था में आते हो तो देखो लिक्विड अवस्था ये है, तो यहाँ डिस्पर्सन मीडियम हमारा क्या है, लिक्विड है। तो ये जो सोल बनेगा तो सोल हो सकता है हाइड्रोसोल कहेंगे कब, जब लिक्विड हमारा वाटर हो, या फिर बेंजोसोल कहेंगे जब लिक्विड हमारा क्या हो, बेंजीन हो। एल्कोसोल कहेंगे जब लिक्विड हमारा क्या हो, ये एल्कोहल हो। तो ये हम एक तरह से ये पहला क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड होगा कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, इसके फिजिकल स्टेट के आधार पर हम लोग इसको 9 भाग में बांटेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम दोनों का अवस्था यदि गैसीय होता है तो उस स्थिति में कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण नहीं होगा। यह हमारा क्या होता है, पहला टाइप होता है या एम होता है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके दूसरे क्लासिफिकेशन को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग दूसरे क्लासिफिकेशन को हम लोग देखेंगे। अब दूसरा क्लासिफिकेशन, इसका आधार होता है कि नेचर ऑफ इंटरैक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ये होता है तुम्हारा नेचर ऑफ इंटरैक्शन, नेचर ऑफ इंटरैक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ये होगा नेचर ऑफ इंटरैक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, यानी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के प्रकृति के आधार पर। अब यह है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, इसके बीच किस तरह का इंटरैक्शन होता है। तो इस आधार पर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को 2 भाग में बांटते हैं। एक को नाम देते हो लायोफिलिक सोल कहेंगे, और दूसरे को नाम देते हैं क्या, लायोफोबिक सोल कहेंगे। फिलिक मतलब क्या होता है, एफिनिटी, और फोबिक मतलब क्या होता है, हेट, या फिर ये कहो कि जब इन दोनों में कोई इंटरैक्शन नहीं हो। तो एक होता है लायोफिलिक सोल और दूसरा होता है क्या, लायोफोबिक सोल। तो लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल, इसमें ये हम लोग क्यों क्लासिफाई किए थे कि इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अगर मान लो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच कोई एफिनिटी होता है, तो एफिनिटी होगा तो क्या होगा कि जैसे ही डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्स मीडियम में डालेंगे ये कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, इसमें अगर किसी तरह का कोई आपसी इंटरैक्शन या ये कहो कि कोई इंटरैक्शन नहीं होता है, तो ये दोनों आपस में मिलकर डायरेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण नहीं करेंगे। यही दोनों में अंतर होता है कि इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, ये दोनों के बीच एफिनिटी होता है, जबकि इनमें इस तरह का कोई एफिनिटी नहीं होगा। तो लायोफोबिक सोल का निर्माण हम लोग आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ क्या करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्सन मीडियम में डालोगे, ये इसका निर्माण हो जाएगा। और लायोफोबिक सोल का निर्माण इस प्रकार से नहीं होता, इसे हम लोग स्पेशल मेथड के द्वारा बनाते हैं। तो सबसे पहला जो होगा ये कह सकते हो कि ये सीधा कह सकते हो कि डिस्पर्स्ड फेज, if dispersed phase is mixed with dispersion medium, it forms
कोलाइडल सोल डायरेक्टली, ये जो होगा ये क्या होगा, कोलाइडल सोल क्या करेगा, डायरेक्टली बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच क्या होता है, ये एफिनिटी होता है। और इसमें ये कह सकते हो कि इट डज नॉट, ये कह सकते हो कि डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम डज नॉट फॉर्म्स कोलाइडल सोल डायरेक्टली, ये जो होगा ये क्या होगा, डायरेक्टली कोलाइडल सोल का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच कोई एफिनिटी नहीं होता। अब जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल ये लेते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोटीन हो गया, गम हो गया, ग्लू हो गया। अब प्रोटीन हो, गम हो, ग्लू हो, इसको अगर हम लोग कोल्ड वाटर या हॉट वाटर में मिलाते हैं तो ये क्या होगा, ये इनके साथ मिलकर सॉल्यूशन का निर्माण या लायोफिलिक सोल का निर्माण कर देगा। और इसका एग्जाम्पल ये लेते हैं, ये हम लोग क्या करेंगे, मेटल सोल। अब मान लीजिए मेटल सोल में गोल्ड का सोल हो सकता है, प्लेटिनम का सोल हो सकता है, सिल्वर का सोल हो सकता है। तो जब हम लोग ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि गोल्ड, ना तो गोल्ड, ना ही सिल्वर, ना ही प्लेटिनम, इनमें से कोई मेटल ये क्या होंगे, सॉल्वेंट जल के साथ सॉल्युबल नहीं होते और ना ही इनके बीच किसी तरह का कोई इंटरैक्शन होता है। फिर भी हम लोग स्पेशल टाइप से इसका क्या करेंगे, लायोफोबिक सोल का निर्माण कर देते हैं, ये डायरेक्ट नहीं हो बनते। तो ये कह सकते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय स्पेशल मेथड, इसको हम लोग स्पेशल मेथड से बनाते हैं। चूंकि लायोफिलिक सोल का निर्माण आसानी से या ये कहो डायरेक्टली होता है, इसलिए हम लोग इसको ये भी कहते हैं इंट्रिंसिक, ये कहेंगे क्या, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सोल कहेंगे। और इसको नाम देते हैं क्या, इसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सोल कहेंगे, इसको नाम दोगे एक्सट्रिंसिक सोल कहेंगे। दूसरा ये होता है कि ये हमारा क्या होगा, ये रिवर्सिबल सोल होता है, ये होता है हमारा क्या, रिवर्सिबल सोल होगा। और ये होता है क्या, इरिवर्सिबल सोल। अब देखो रिवर्सिबल सोल और इरिवर्सिबल सोल क्या है। अब देखिए इस लायोफिलिक सोल है, जैसे मान लो गम हो गया, ग्लू हो गया, इसका हम सोल बनाते हैं। अब इसको हम गर्म करेंगे, गर्म करोगे तो ये देखेंगे कि इसके सॉल्वेंट जो भी हैं ये क्या होंगे, जैसे वाटर है, सारे के सारे सॉल्वेंट क्या होंगे, गैसीय स्टेट में आएंगे और बाहर निकल जाएंगे। हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ डिस्पर्स्ड फेज बचेगा। अब जब डिस्पर्स्ड फेज बच जाएंगे तो फिर उसमें हम डिस्पर्सन मीडियम मिलाते हैं। तो जैसे ही डिस्पर्सन मीडियम मिलाएंगे फिर लायोफिलिक सोल का निर्माण हो जाएगा। तो वैसे सोल को हम लोग नाम देते हैं क्या, ये कहेंगे कि ये रिवर्सिबल सोल होते हैं और ये हमारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल सोल होते हैं। जैसे मान लो हम गोल्ड का सोल बनाए, अब गोल्ड के सोल को अगर गर्म करोगे तो इसमें जो जल के मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, 100 डिग्री सी से जैसे ही टेम्परेचर आगे बढ़ेगा ये गैसीय स्टेट में आएंगे और बाहर निकल जाएंगे। लेकिन 100 डिग्री सी या इससे कुछ अधिक तापक्रम पर गोल्ड जो होगा ये गैसीय स्टेट में नहीं आएगा, ये हमारा क्या होगा, ये सॉलिड स्टेट में ही रह जाएगा। अब जब सारे के सारे डिस्पर्सन मीडियम समाप्त हो जाते हैं तो फिर सिर्फ हमारे पास क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज बनेगा। अब हम ये चाहें कि डिस्पर्स्ड फेज में अगर डिस्पर्सन मीडियम मिला दें और ये हमारा लायोफोबिक सोल का निर्माण हो जाए तो ये चीज नहीं होगा। यानी इसको
डिसॉल्व अगर करते हो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में तो फिर सोल का निर्माण नहीं होगा। तो ये हमारा कहलाता है, इस तरह के सोल को नाम देते हैं क्या, ये इरिवर्सिबल सोल कहेंगे। फिर लायोफिलिक सोल में ये भी होता है कि इट इज क्वाइट स्टेबल, ये जो होंगे ये क्या होंगे, क्वाइट स्टेबल होते हैं। और इसमें कह सकते हो कि इट इज नॉट स्टेबल, ये जो होंगे ये स्टेबल नहीं होंगे। तो स्टेबल और अनस्टेबल से मतलब ये होता है कि चूंकि ये हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, इसमें जो डिस्पर्स फेज होते हैं इसके मॉलिक्यूल चार्ज होते हैं। तो जब तक ये चार्ज है तो इनके बीच रिपल्सन का फोर्स वर्क करेगा और ये एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगे। लेकिन अगर मान लो इसका विपरीत चार्ज या ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें डाल दें जो डिस्पर्स्ड फेज पर जो चार्ज है इसका अपोजिट चार्ज उस पर हो, तो ये क्या करेगा, अपोजिट चार्ज उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ये एसोसिएट कर जाएंगे और पात्र के पेंदे में बैठ जाएंगे और इसको नाम देते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो इसका क्या कह सकते हो कि लायोफिलिक सोल जो होंगे इनका प्रेसिपिटेशन आसान नहीं होता, जबकि लायोफोबिक सोल का प्रेसिपिटेशन आसान होता है। तो ये कह सकते हो कि इट डज नॉट प्रेसिपिटेट इजीली, ये जो होंगे ये आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं होते। और ये कह सकते हो कि इट प्रेसिपिटेट इजीली, ये आसानी से क्या होंगे, ये अवक्षेपित या प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इस तरह से ये इसका दूसरा क्लासिफिकेशन होगा जिसको हम लोग नाम देते हैं लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल। और एम होता है कि नेचर ऑफ इंटरैक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब यही देखो, अगर मान लो हमारा डिस्पर्सन मीडियम अगर हमारा वाटर होता है तो ये कहला जाएगा क्या, हाइड्रोफिलिक सोल हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक सोल हो जाएगा। तो ये कह सकते हो कि इफ डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर, अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर होगा तो ये हम कहेंगे कि ये लायोफिलिक सोल, यही सोल कहला जाएगा क्या तुम्हारा, हाइड्रोफिलिक सोल कहलाएंगे। और लायोफोबिक सोल ये कहला जाएंगे क्या तुम्हारे, ये कहला जाएंगे हाइड्रोफोबिक सोल कहलाएंगे। यही इन दोनों में अंतर होता है। लायोफिलिक और लायोफोबिक ये हमारा जनरल टर्म होता है। और अगर पार्टिकुलर सॉल्वेंट होंगे तो जैसे पार्टिकुलर सॉल्वेंट अगर वाटर होता है तो ये कहलाता है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक सोल कहेंगे। देखिए इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग यूज़ किए हैं ये आगे के टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये काफ़ी डिटेल्स में आएगा। जैसे मान लो कि ये कहते हैं कि ये स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है, इसका कारण क्या होता है। अगर हम ये कहें कि ये लायोफिलिक सोल अगर स्टेबल होते हैं तो इसके स्टेबिलिटी का कारण ये होता है कि इसमें देखिए डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम इसके बीच एफिनिटी होता है। तो डिस्पर्स्ड फेज जो होंगे इसके चारों तरफ डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल क्या होंगे, ये एड्सॉर्ब कर जाएंगे और इसके कारण लायोफिलिक सोल का क्या होता है, स्टेबिलिटी अधिक होता है। लेकिन यही चीज लायोफोबिक सोल में नहीं होगा क्योंकि इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम इसमें आपस में किसी तरह का कोई इंटरैक्शन नहीं होता। तो ये आपका दूसरे तरह का, या ये कहो कि दूसरे टर्म में हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। अब ये होगा कि बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज
अब ये तीसरा आधार होगा कि डिस्पर्स्ड फेज के टाइप के आधार पर। तीसरा ये होगा जिसको हम लोग तीसरा एम देंगे कि थर्ड एम ये होगा कि ये कहोगे कि बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, यानी डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल होते हैं इसके टाइप या इसके प्रकार के आधार पर। तो देखो इसको हम तीन भाग में बांटते हैं। एक को नाम देते हैं मल्टी न्यूक्लियर कोलाइड्स, दूसरे को नाम देंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, और तीसरे को नाम देंगे क्या, एसोसिएटेड कोलाइड्स। तीसरे को नाम दोगे एसोसिएटेड कोलाइड्स कहेंगे। पहले को नाम देंगे मल्टी न्यूक्लियर कोलाइड्स, दूसरे को नाम दोगे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, और तीसरे को नाम देते हैं क्या, एसोसिएटेड कोलाइड्स कहेंगे। ये इसके तीन प्रकार होते हैं। अब ये तीनों को हम लोग एक साथ देखेंगे तो ये आसान होगा कि इनमें अंतर क्या होता है। सबसे पहला तो ये होगा कि ये जो मल्टी न्यूक्लियर का मतलब होता है क्या, इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस होंगे, यानी इसके जो एटम होंगे या फिर क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, इसकी संख्या क्या होगी, अधिक होगी, और ये मिलकर या ये आपस में क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे और कोलाइडल साइज का या कोलाइडल पार्टिकल का निर्माण करेंगे। तो इसमें ये कहते हो ये होगा कि लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये होंगे एग्रीगेट टू ऑब्टेन्ड कोलाइडल साइज, यानी कोलाइडल पार्टिकल जो थे इनका आकार था कितना, 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच। तो ये मल्टी न्यूक्लियर का मतलब होगा एक से अधिक न्यूक्लियस। तो इसमें जो डिस्पर्स फेज होते हैं इसके एटम या मॉलिक्यूल, ये इसकी अधिक संख्या मिलकर ये एक दूसरे से क्या होते हैं, एग्रीगेट करते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ने के पश्चात ये कोलाइडल साइज के पार्टिकल यानी 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10,000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में इसका आकार आता है, और ये कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। और इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को नाम देते हैं क्या, मल्टी न्यूक्लियर कोलाइड्स कहते हैं। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मान लो ये हो गया क्या, गोल्ड सोल यानी गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन या गोल्ड सोल contains various size of gold particles। ये गोल्ड के सोल में गोल्ड के जो पार्टिकल होते हैं इसका साइज क्या होगा, ये अलग अलग होगा, और ये क्या होंगे, ये एसोसिएट होकर मल्टी न्यूक्लियर कोलाइड्स का एग्जाम्पल हो जाएंगे। कंटेंस वेरियस साइज। दूसरा ये होता है, जैसे मान लो ये हो गया सल्फर सोल में सल्फर के मॉलिक्यूल होते हैं क्या, S8, ये होंगे, ये कह सकते हो एग्रीगेट टू
form colloidal size। सल्फर के कोलाइडल सोल में S8 के लगभग 100 मॉलिक्यूल्स या इससे अधिक मॉलिक्यूल ये एग्रीगेट होकर सल्फर सोल का निर्माण करते हैं। दूसरे तरह का देखो ये होता है, इसका नाम है मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मैक्रो का मतलब होता है क्या, ये बड़े मॉलिक्यूल। तो जैसे मान लो जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जिनका आकार बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए प्रोटीन्स है, ये कार्बोहाइड्रेट्स में मान लो स्टार्च है, सेलुलोज है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सारे क्या होते हैं, ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स अगर सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व हों और इनका आकार कोलाइडल पार्टिकल के आकार का हो जाता है तो ये कहलाते हैं क्या, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहते हैं। हम लोग एंजाइम्स में भी देखे थे कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं और सब ये क्या किस फॉर्म में होंगे, ये कोलाइडल सॉल्यूशन के ही फॉर्म में होते हैं। तो ये बड़े मॉलिक्यूल सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल साइज के पार्टिकल का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा कहलाएगा क्या, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहलाएगा। तो ये कह सकते हो कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स ये हो जाएगा मैक्रोमॉलिक्यूल्स dissolved in suitable solvent to form colloidal size particle. Such solution is called मैक्रोमॉलिक्यूलर या मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहेंगे। इसको नाम देते हैं क्या, ये मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मान लो प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, मान लो स्टार्च हो गया, ये सारे जो होंगे ये क्या होंगे, ये मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं। ये तो हमारा नेचुरल मैक्रोमॉलिक्यूलर होगा। अगर मैन मेड मैक्रोमॉलिक्यूल का निर्माण करो या यूज करो तो ये हो जाएंगे पॉलीथीन हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ये रबर हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाएंगे, रबर हो जाएंगे, नायलॉन हो जाएंगे। ये भी हमारे मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये हमारे नेचुरल होंगे और ये मैनमेड होंगे। और तीसरा टाइप होगा जिसको नाम देते हैं क्या, एसोसिएटेड कोलाइड्स कहते हैं। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स कहेंगे कि सब्सटेंस जब इसका कंसंट्रेशन कम होता है तो ये ट्रू सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट के तरह बिहेव करते हैं, और जब इसका कंसंट्रेशन अधिक हो जाता है तो ये एसोसिएट होकर कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते, कोलाइड्स को नाम देंगे क्या, एसोसिएटेड कोलाइड्स कहेंगे। तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज लोअर देन इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट के तरह बिहेव करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइट के तरह बिहेव करते हैं। तो अब ये कह सकते हो जब इसका कंसंट्रेशन अधिक हो, एट हायर कंसंट्रेशन, एट हायर कंसंट्रेशन इट associates and forms colloidal size particle. Such sol is called associated colloids.
एसोसिएटेड कोलाइड्स, और इसको नाम देते हैं क्या, एसोसिएटेड कोलाइड कहेंगे। ये होता है क्या, सोप, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, ये हमारे एसोसिएटेड कोलाइड्स के एग्जाम्पल होंगे। यानी यदि सोप या डिटर्जेंट ये इसकी मात्रा कम होगी या इसका कंसंट्रेशन कम होता है तो ये इलेक्ट्रोलाइट के तरह बिहेव करते हैं, और इसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाता है या हायर कंसंट्रेशन पर इसके मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर कोलाइडल साइड का निर्माण कर लेते हैं, और इस तरह के कोलाइड्स को नाम देते हैं क्या, एसोसिएटेड कोलाइड्स कहते हैं। इस एसोसिएटेड कोलाइड्स को मिसल्स भी कहते हैं, या फिर एक कंसंट्रेशन जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि उस कंसंट्रेशन के पहले ये ट्रू सॉल्यूशन के तरह बिहेव करता है, और उस कंसंट्रेशन पर या उसके बाद ये कोलाइडल सॉल्यूशन के तरह बिहेव करता है, तो उस कंसंट्रेशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, CMC कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पर ये कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण करता है उस टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर कहेंगे। और इस एसोसिएटेड कोलाइड्स का ही दूसरा नाम होता है क्या, मिसल्स। हम लोग ये हमारा क्या हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन, या ये कहो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स होंगे। इसको 3 आधार पर या 3 बेसिस पर हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स हो गया। अब आगे हम लोग आगे के वीडियो में इसी एसोसिएटेड कोलाइड्स को क्या करेंगे, ये आगे बढ़ाएंगे कि एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होते हैं। इसके बारे में तो हमने देख लिया, अब ये जो होंगे ये बनते कैसे हैं या फिर इसका एप्लीकेशन क्या होता है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में मिसल्स नाम से पढ़ेंगे। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।